स्टूडेंट्स पेपर 2 का जो एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। उसमें सबसे पहली चीज है, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़कर फॉलो करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन, आपका क्वेश्चन का आंसर बुकलेट का इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन पेपर जो डिटैचेबल फॉर्म में होता है उसका इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पढ़ो और फॉलो करो। नहीं फॉलो करोगे हिडन पेनाल्टी है। ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज, राइटिंग आपकी बहुत बहुत सही होनी चाहिए। इन द सेंस, सुंदर नहीं बोल रही, लेजिबल होनी चाहिए ताकि पढ़ पाए एग्जामिनर। एग्जामिनर आपका राइटिंग नहीं पढ़ पाएगा तो फिर अब ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। एक अच्छी राइटिंग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ती है एग्जामिनर पर। और मतलब अगर आपने उसको परेशान नहीं किया अपनी राइटिंग से, और या कोई भी इंस्ट्रक्शन का वायलेशन नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो खुश हो जाएगा, वो ऐसे ही खुश हो जाएगा आपसे। ठीक है। तो आप एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट होना चाहिए आपका। अब हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि एग्जामिनर जब आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करता है तो क्या देखकर वो आपको मार्क्स देता है और क्या देखकर आपका मार्क्स को वो डिडक्ट करता है। हम लोगों को आज यही समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, पेपर 2 में जो आंसर्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेलिवेंट कंटेंट। कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट रेलिवेंट नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसे आप लोगों ने आंसर लिखा, 300 वर्ड्स का लिखा, तो हो सकता है उसमें है ना एक पैराग्राफ है जो इररेलेवेंट कंटेंट हो, बाकी पैराग्राफ सही है, बाकी सही है, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है एंटायर कंटेंट इररेलेवेंट होता है। मैंने ऐसे भी आंसर स्क्रिप्ट चेक किए, एंटायर कंटेंट इररेलेवेंट, और लास्ट में कंक्लूजन जो है ना वो थोड़ा सा रेलिवेंट दिखता है, वो थोड़ा क्वेश्चन से कनेक्टेड दिखता है। तो ऐसे में भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। अंडरस्टूड। तो कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि ये वाला आप क्वेश्चन देखिए, 2020 का है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। कंटेंट रेलिवेंट कैसे होगा? जब आप क्वेश्चन को पूरा टोटालिटी में समझोगे। पहले क्वेश्चन को डाइसेक्ट करोगे, किस तरह से डाइसेक्ट करना है, किस तरह से टोटालिटी में समझना है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप अपने दिमाग से उसी क्वेश्चन से कनेक्टेड कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे और लिख पाओगे। अंडरस्टूड। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। इसमें साफ साफ बोल रहा है कि मेल डोमिनेशन इज द कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो मेल डोमिनेशन कॉज है। तो आपको एंटायर कंटेंट में, यानी इंट्रोडक्शन छोड़ो, कंक्लूजन छोड़ो, जो मेन बॉडी है उसमें, मेन बॉडी में आपको यही जस्टिफाई करना है कि मेल डोमिनेशन की वजह से जो क्राइम राइज हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, वो कैसे हो रहा है, यही चीज बात करनी है। ओके। तो जब मैंने इस पे अपना ऐसे तैयार किया था, तब मेरी टीम ने किया था, मैंने नहीं किया था। तो मतलब बहुत अच्छा था। वो उत्तराखंड का वो स्टूडेंट था, अब तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया था, सीएपीएफ उसने छोड़ दिया था। तो उसने ना सेकंड पैराग्राफ में द्रौपदी से शुरू किया। ओके। द्रौपदी का जो मतलब उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था वो किस लिए हुआ था? ओके, मेल डोमिनेशन की वजह से। फिर वर्क प्लेस में मेल डोमिनेशन, हाउस होल्ड में मेल डोमिनेशन। तो ये इस तरह से आपको जस्टिफाई करना है कंटेंट को। अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट्स किस तरह से इररेलेवेंट कंटेंट इसमें दे सकते हैं वो मैं बात करती हूँ। ये लोग क्या बात कर सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है, क्राइम रेट का डेटा दे रहे हैं। डेटा देना है तो दे सकते हैं, मगर कब दोगे, कहाँ दोगे? आप इंट्रोडक्शन में दे दो डेटा। ओके। आप मेन बॉडी में मत दो। मेन बॉडी जो है वो पूरा का पूरा फोकस उसका मेल डोमिनेशन पे होना चाहिए। और कोई कोई क्या करते हैं कि वेरिड कॉजेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन देते हैं। वेरिड कॉजेज यानी क्या क्या, और सारे कितने कॉजेज हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हैं क्राइम का। तो इसमें क्वेश्चन में एक ही कॉज बता रहा है ना, तो आप एक ही कॉज के बारे में जिक्र करो। बहुत सारे कॉज के बारे में आपको जिक्र नहीं करना। अगर करने का मन भी कर रहा है, टेंडेंसी होती है मैक्सिमाइज करने की स्टूडेंट्स की, तो आप इंट्रोडक्शन में बता दो, मेन बॉडी में मत बताओ स्टूडेंट्स। तो अगर आप मेन बॉडी में ये सब बताते हो तो उसको हम कहेंगे डेविएटेड कंटेंट, और वो आपको कोई भी मार्क्स नहीं देगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ मैं एग्जांपल आपसे शेयर कर लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर स्क्रिप्ट है जिनका इररेलेवेंट कंटेंट है।
तो वो मैं शेयर कर लेती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये एक स्टूडेंट है, समीर का है, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है, लगातार उसका मुझे आंसर स्क्रिप्ट मिलता रहता है। तो अब देखिए इसका इररेलेवेंट कंटेंट, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। चाइनाज अटेम्प्ट टू एसर्ट वाटर हेजेमनी थ्रेटन इंडियाज वाटर सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो इसमें आप देखिए, इसने यहाँ पर मैंने लिखा इररेलेवेंट एंड डेविएटेड कंटेंट। अब यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल हैज रिड्यूस टू 49%। क्या जरूरत है लिखने की? ये वाला कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। ओके। तो क्वेश्चन है वाटर सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी, तो वाटर सिक्योरिटी में ये भी नहीं आएगा, रीजनल स्टेबिलिटी में भी ये नहीं आएगा, तो ये डेविएटेड है। तो कभी कभी क्या होता है, एंटायर आंसर में एक दो लाइन डेविएटेड होते हैं या पूरा का पूरा पैराग्राफ डेविएटेड होता है। अब यहाँ श्रीलंका मालदीव के बारे में बता रहे हैं, ऊपर से एक्सेट्रा भी लिख रहा है। ओके। तो डेविएटेड कंटेंट ये वाला पूरा है। ओके। तो इस तरह से है। मैंने लिखा स्क्यूड कंटेंट, यानी कंटेंट जो है ना, स्क्यूड कंटेंट का मतलब क्या होता है कि एक नैरो फोकस है कंटेंट का। इसने क्या किया है, जो चाइना का वाटर हेजमनी है, तो उसने वाटर हेजमनी को कनेक्ट कर दिया इंडियन ओशन पे। तो इंडियन ओशन में किस तरह चाइना अपना एक्सपेंशन कर रहा है, सुपीरियोरिटी दिखा रहा है, वो बात कर रहा है। मगर अपस्ट्रीम रिवर में, जो हिमालय से ओरिजिनेट कर रही है रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है, चाइना क्या डैम बना रहा है, उसके उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। ओके। तो वाटर कंट्रोल पूरा कर रहा है, उस पे उसने कोई भी बात नहीं की है, इसीलिए इसका मैंने बोल दिया स्क्यूड कंटेंट है। तो ये एक तरीके से इररेलेवेंट कंटेंट आता है। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है फैक्ट सपोर्टेड बाय एविडेंस। आपको एविडेंस देना होगा। अब एविडेंस नहीं है तो फिर नहीं दे पाओगे, मगर जहां पे आपके पास एविडेंस है वहां पे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका कंटेंट अथॉरिटेटिव लुक देगा और रेलिवेंट तो होगा ही। अब कोई कोई स्टूडेंट्स हैं जो एविडेंस नहीं देते हैं और कोई कोई स्टूडेंट्स एविडेंस देते हैं, तो उसके बारे में बता रही हूँ। जैसे इसने एविडेंस दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, एविडेंस दोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, एविडेंस दोगे। तो इसने क्या किया है, सेकेंड पैराग्राफ में इसने बताया कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, फिर उसने अमेरिका को इंडिया से कंपेयर करके बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल नहीं है, जबकि सिंथेसिस ऑफ बोथ है। बहुत अच्छा से इसने बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये बता रही है कि किस तरह से फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अमेंडमेंट्स होता है, इसी तरीके से फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर इसने एविडेंस दे दिया अच्छा खासा। ओके। अब देखो, द मोर डिफिकल्ट टू अमेंड एनी प्रोविजन इन रिजिड कॉन द इजियर इट इज इन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये देने का कोई मतलब नहीं था। एज सीन इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आपने एक बार अपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया, अब उसके बाद और नहीं, आप सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टिक रहो। अब अमेरिका ब्रिटिश ये सब जाने दो। ठीक है। फिर इसने दिया क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट लाइक तेलंगाना 2014 बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे इसने एविडेंस दिया है, तो एविडेंस होगे तो अच्छा रहेगा। ओके। कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स एविडेंस नहीं देते हैं, तो आप, गॉड, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेक। अब कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स एविडेंस नहीं देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन इज इमिनेंट। ग्लोबलाइजेशन टू जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। अब इसमें इसने एक जगह लिखा है डीकपलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर रीजन फॉर जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। अब इसने जियो और इकोनॉमिक दोनों लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में है। तो इसने कोई एविडेंस नहीं दिया। उसके बाद वो एक्शन सबमिट हो रहा है, ऑनरेबल पीएम, ये सब ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, ये ऑनरेबल पीएम ये सब क्यों लिख रहे हो सीधे, और फिर सेड दैट ग्लोबल एफर्ट्स, ये सब जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये सब काम मत करना। मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर का नाम मत दो, आप सीधे गवर्नमेंट लिखो ना। आप फाइनेंस मिनिस्टर लिख सकते हो, मगर वो भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे गवर्नमेंट लिखो। फाइन, एनीवेज, तो इसने कोई एविडेंस नहीं दिया है, तो एविडेंस देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम है। ओके।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रोच। जब भी आप कोई भी कंटेंट आप अपना देते हो, तो ध्यान रखना आपका कंटेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी बात नहीं कर सकते हो। आपका ओपिनियन बायस नहीं होना चाहिए। अगर आपका ओपिनियन बायस्ड है तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, एग्जामिनर को ब्लफ नहीं कर सकते ना। एक स्टूडेंट था जिसका मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। वो उसने आर्गुमेंट लिखा था, वो आर्गुमेंट रिजर्वेशन पे था, रिजर्वेशन फॉर एंड रिजर्वेशन अगेंस्ट। तो उसको दोनों के दोनों फेवर और डिसफेवर दोनों में लिखना था। उसने लिख दिया, मुझे अब एकदम याद नहीं उसने क्या क्या लिखा था, मगर उसका मुझे आर्गुमेंट पढ़ के ही समझ में आ गया ये जनरल कैटेगरी का है। मैंने उससे पूछा तुम जनरल कैटेगरी के हो क्या, तो बोला हाँ मैम। तो बोला आपके आर्गुमेंट से पता चल रहा है वो बायस्ड है, उसका ओपिनियन बायस्ड है। आप एक नेशन को सर्व कर रहे हो, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो एग्जामिनर को ये रियलाइज करवाना कि देखो मैं मैं बिहार का हूं तो मैं उसकी तरफ बायस्ड हूँ। होते हैं, नेचुरली होते हैं, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, जहां जिस शहर से हो आप, तो वहां पे आपका एक कनेक्शन रहेगा। ओके, इमोशनल कनेक्शन, जो भी कनेक्शन वो रहेगा। आप जिस कास्ट से हो उससे कनेक्शन रहेगा। उससे एसोसिएटेड अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है, ओके, सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी, वो भी रहता है। मगर जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं तो हमें पता चलता है ये सब चीज इतना मायने नहीं रखता है। अंडरस्टूड। तो मगर वो कॉम्प्लेक्सिटीज, वो बायसनेस, वो प्रेजुडिस अपने तक ही रखना, अपने कंटेंट में शो नहीं करना है। ओके, कोई भी एक्सट्रीम ओपिनियन, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है, कोई भी एक्सट्रीम ओपिनियन जैसे रिजर्वेशन मस्ट बी अप्रूव्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये एक्सट्रीम ओपिनियन है। रिजर्वेशन को अप्रूव नहीं कर सकते हैं, ये एक हिस्सा बन चुका है। और जो रिजर्वेशन का मकसद है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो कैसे अप्रूव हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। सिंपली बोलना तो सही नहीं है। फिर ये सारे वर्ड्स है ना, इसको यूज मत करना। कोई भी जो लेवल हेडेड पर्सन होगा ना वो ये वर्ड यूज नहीं करता है। ओके, जैसे जैसे यहाँ पर लोकपाल विल कर्ब द करप्शन कंप्लीटली, कंप्लीटली नॉट सूटेबल। ओके, अच्छा अब जैसे बायस्ड ओपिनियन का मैं आपको बताऊं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू देयर ड्रेसिंग स्टाइल। ओके, ये आप आर्गुमेंट में लिख सकते हो, फिर भी मैं बोलूंगी कि नहीं लिखने के लिए। ओके, नहीं लिखोगे तो बेहतर रहेगा। देखिए ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू देयर ड्रेसिंग स्टाइल, अगर आपने लिख दिया तो इससे क्या होगा। सबसे पहले अ, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो देयर लिखेगी ही नहीं, वो आर लिखेगी, नेचुरल है। और अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो वो देयर लिखेगा। दोनों में एग्जामिनर को पता चल जाएगा जेंडर क्या है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये भी एक स्टूडेंट का है और इसने लिखा था, इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन है, इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट वी गिव फ्री राइट्स टू वुमेन। इसे पता चल गया है कि ये बंदा जो है वो मेल है, साफ पता चल गया देखने से ही। तो ये काम नहीं करना है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर आप ड्रेसिंग स्टाइल लिखते हो, चाहे आप मानते हो या नहीं मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक चीज बता दूं, आप चाहे कुछ भी मानो, आप अपने अंदर कोई भी ओपिनियन रख रहे हो, मगर फिर भी आपका ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, अनबायस्ड, रैशनल और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ओके, तो अगर आप ड्रेसिंग स्टाइल लिखते हो तो होता क्या है कि हम मैं आपको एक लॉजिक बता देती हूँ, अगर जिसका भी ये ओपिनियन है उसके लिए मैं एक लॉजिक बता रही हूँ। देखिए, खुले घर में भी चोरी होती है, जो बंद घर होता है उसमें भी चोरी होती है। अंडरस्टूड। पॉकेट में अगर नोट, पॉकेट से नोट निकल के दिख रहा है वो भी चोरी हो सकता है, पॉकेट के अंदर अगर नोट्स है वो भी चोरी हो सकते हैं। अंडरस्टूड।
मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मगर अब इसमें एक एक मैं कुछ ऐड भी करूंगी। खुले घर में चोरी होने का ज्यादा चांसेस होता है बंद घर की अपेक्षा। अंडरस्टूड। दूसरी चीज, खुला अगर घर रहेगा ना तो चोरों को और एनकरेजमेंट मिलता है कि चलो अब बंद घर में भी चोरी करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये मेरा ओपिनियन है और मैं अपना ओपिनियन, मेरे को राइट है अपना ओपिनियन को रखने की। मगर मगर सिचुएशन क्या होती है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हम अपना ओपिनियन साइडलाइन करेंगे और हम नेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक, अनबायस्ड। देखिए, प्लूरलिज्म तो है ही, ओपिनियन में प्लूरलिज्म है। अगर आप देखो कास्ट में हर जगह प्लूरलिज्म है, तो वो तो रहेगा ना। होमोजीनियस सोसाइटी नहीं रहेगी। हम सोचे कि होमोजीनियस ओपिनियन रहेगा, वो नहीं रहेगा। तुम जैसा सोच रहे मैं भी वैसा नहीं सोचूं। मगर ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर्स, यू रिस्पेक्ट माइंड। अंडरस्टूड। मगर आंसर में कहीं पे भी नहीं दिखना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर ये वाला एक स्टूडेंट ने लिखा था, ये भी एक स्टूडेंट ने लिखा था, और फिर ये भी एक स्टूडेंट ने लिखा था, एवरी रिलीजन प्रोपोगेट्स विमेन सप्रेशन। बहुत गलत था ये। सबसे पहली चीज, एवरी रिलीजन तो लिखना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी रिलीजन विमेन सप्रेशन को नहीं प्रोपोगेट करता है। ओके। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट भी है। ऊपर से आपने इसमें एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड डाल दिया एवरी, जो कि और गलत हो गया। पता है, चाहे आपने ऐसे अच्छा लिखा हो या नहीं लिखा हो, मगर ये सारा जो एक एक जो स्टेटमेंट होता है ना, उससे एग्जामिनर को बहुत कुछ पता चल जाता है आपकी थिंकिंग के बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में। इसीलिए ये सबसे एकदम बचना है, बहुत केयरफुल रहना है। फिर ये वाला हमने बात कर ली है। तो आपका जो अप्रोच होगा स्टूडेंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, अनबायस्ड, रैशनल, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात आ रही है, मेंटेन स्ट्रिक्ट एनोनिमिटी। एग्जामिनर आपका एंटायर आंसर स्क्रिप्ट पढ़ ले तब भी उसको पता न चले आपका रीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका लैंग्वेज मदर टंग क्या है, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया डिवाइड पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था। हालांकि मुझे मतलब किस कोई आंसर स्क्रिप्ट मुझे नहीं मिला जिसमें किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था वो क्वेश्चन। मगर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड पे अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट कंटेंट लिखेगा, तो उसको बहुत केयरफुल रहना है कि वो ऐसा फेवरेटिज्म वाला स्टेटमेंट न दे, मतलब एग्जाम को पता ही नहीं चले कि बंदा साउथ का है, वैसे ही पता ना चले बंदा नॉर्थ का है अगर इस पे ऐसे लिख रहा है तो। अंडरस्टूड। तो कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, रिपोर्ट जब लिखोगे तो प्लेस लिखना होता है, तो प्लेस में आप न्यू दिल्ली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर नहीं लिखना है XYZ कैपिटल में, PQRS कैपिटल में, ABCD कैपिटल में। ABCD लिखे हो तो बाय, मतलब किस कौन लिख रहा है, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, आप ऐसे लिख सकते हो। या नहीं लिखना है, बाय ABCD PQRS ऐसे करके लिख सकते हो। अंडरस्टूड। कहीं पे कुछ भी आपको शो नहीं करना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, डू नॉट कोट एनी लीडर्स। ये एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आपका जो असेसमेंट पैरामीटर्स है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहला कंटेंट का होगा। कंटेंट आपका रेलिवेंट होना चाहिए, कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कैसे ऑर्गेनाइज नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सिंपल होना चाहिए। ओके। सिंपल होना चाहिए मतलब कोई ट्रिक्स प्ले नहीं करोगे, नोइंगली अननोइंगली अपना प्रेजुडिस नहीं शो करोगे। ओके, ये भी एक पार्ट है सिंप्लिसिटी का। फाइन। अच्छा, कभी भी कोई भी लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का नेम नहीं आप साइट करना, बिल्कुल भी मत करना। ऑनरेबल PM, PM नरेंद्र मोदी, मतलब प्लीज स्टूडेंट्स, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट है पता है, मगर आप लोग एकदम भी आप गवर्नमेंट लिखो ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। और अभी मैंने आपको दिखाया ऑनरेबल PM। इतना टाइम है आप लोग के पास, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर वर्ड। अब इसमें भी एक चीज है, जैसे एक क्वेश्चन आया था, हेरिटरी पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन था, CAPS में ही आया था हेरिटरी पॉलिटिक्स पे। तो जब मैंने इस पे आंसर लिखा था, तो मुझे देना पड़ा BJP का नाम, कांग्रेस का नाम।
आप पार्टी का नाम, मुझे सारे पार्टीज का नाम देना पड़ा, मुझे पॉलिटिकल लीडर का भी नाम देना पड़ा। वो तो अनअवॉइडेबल है ना। मगर जिस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो, वहां पे आप क्यों लिख रहे हो? मत लिखो। ओके, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपके वर्ड्स भी वेस्ट हो रहे हैं। आप वर्ड लिमिट में आपको रहना है ना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है INU। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, मैं सच कह रही हूँ, मैं बता बता के थक जाती हूँ, मगर स्टूडेंट फिर भी यही गलती करते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगी भी। एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आप लोग कभी भी आई और यू ये दोनों मेंशन नहीं करोगे। अगर आप आई मेंशन करते हो तो आप कंटेंट में आप खुद ही आ जाते हो। कहाँ से आओगे आप? यू मेंशन करते हो तो एग्जामिनर आ जाता है। तो एग्जामिनर कैसे आएगा? एग्जामिनर का कोई तो रोल ही नहीं है फिर। अब कोई कोई स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली आई या यू मेंशन कर देते हैं। प्रेसी में कर देंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कर देंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सपोज क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर ओपिनियन विद रिगार्ड टू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो तब आप लिख सकते हो। ओके, इन माय ओपिनियन, तब भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखोगे, इन माय ओपिनियन, वो सही है। ओके, जब पूछ रहा है, अदरवाइज नहीं लिखोगे। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, मैम कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में ही यू और आई मेंशन होता है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में आई मेंशन है तो वो राइटर है जो वो पैसेज लिख रहा है। यू मेंशन है तो वो किसी को बोल रहा होगा, कोई डायलॉग होगा, मगर कम से कम आप नहीं हो और एग्जामिनर नहीं है, ये तो पता है ना। तो आप कैसे आंसर में आई एंड यू मेंशन कर सकते हो? और करते हैं। वैसे ही प्रेसी में अगर आई मेंशन है तो वो राइटर है, तो आई को कैसे रेफर करोगे? द राइटर ऐसे रेफर करोगे, उसको एड्रेस ऐसे करोगे, आई नहीं लिखोगे। आई लिखने पर ही आप ही आ जाओगे, ठीक है। अब कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? कोई कोई इस तरह से आई एंड यू मेंशन करते हैं और कोई कोई इस तरह से करते हैं। ये आज ही मैंने इसको इवैल्यूएट किया है। देखिए, इस तरह से, लेटस डिस्कस। ओ, अगर हम लेटस डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, लेटस स्टडी, इसका मतलब मैं भी पढ़ूं और तुम भी पढ़ो। और अगर आपने लेटस डिस्कस बोल दिया, इसका मतलब आप भी डिस्कस करोगे और एग्जामिनर पढ़ रहा है ना, इसके बीच में तो और कोई नहीं है ना, तो एग्जामिनर भी डिस्कस करेगा। भाई एग्जामिनर क्यों डिस्कस करेगा? नहीं करेगा एग्जामिनर डिस्कस। ओके, तो ये जो लेटर्स लेटर्स है ना, इसको छोड़ दो, ये मत लिखो। नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। क्लियर? अब इसने ना बहुत बार लिखा है, और एक तरीके से इसने लिखा है। अब देखिए, हैविंग कंसिडर्ड ऑल ऑफ दिस टॉपिक रिक्वायर्स केयरफुल एंड डिटेल्ड एनालिसिस। ये जब हम स्पीच देते हैं ना, माइक में, पोडियम में खड़े होकर जो स्पीच देते हैं ना, तो इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला लैंग्वेज। और आप ये सोचिए, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स वेस्ट कर दिया ये बोलने के लिए कि इस टॉपिक को केयरफुल एंड डिटेल एनालिसिस चाहिए। मतलब आप सोचिए, 13 वर्ड्स यू वेस्टेड, और कोई कंटेंट ही नहीं है इसमें, नथिंग। तो ये वेस्ट है। अब देखिए, एज वी नो दैट दिस टॉपिक इज वेरी कंसर्निंग नाउ डेज, वेस्ट है। क्या जरूरत है लिखने की? फिर देखो, अब मैंने बोला था ना, कंटेंट, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट को बिल्डअप करना चाहिए। क्वेश्चन है नेशन बिल्डिंग, पूरा पढ़ लो आप, कहीं पे नेशन बिल्डिंग नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं। मैं बोल रही हूँ भाई, नेशन बिल्डिंग कहाँ है? कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, कहीं पर भी नहीं है। मैं आगे गई, कहीं तो आए भाई, कहीं तो आए। देखो फिर से आ गया लेटर शिफ्ट, कहीं आए, नहीं आया, नहीं आया भाई, आ गया। लास्ट पेज में यहां पर है नेशन बिल्डिंग। ऐसे भी होता है, और ऐसे से भी कंटेंट स्टूडेंट्स तैयार करते हैं और लिख के देते हैं। मतलब क्वेश्चन का जो कंपोनेंट है ना, मैं मानती हूँ नेशन बिल्डिंग माइनर कंपोनेंट है, नो, ज्यादा इस पे बात नहीं करनी है हमें, मैं मानती हूँ इस चीज को। मगर बिल्कुल भी हटा देना, मतलब फ्रेम से ही गायब कर देना, ये तो गलत हो गया ना। जो नॉन, देखिए ऐसे क्वेश्चन में
बहुत सारे शब्द होंगे जो नॉन इम्पॉर्टेंट शब्द आपको लगता है, तो वो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दो। नेशन बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूट, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है मेंशन कर दो। फिर सेकंड पैरा में जो मेजर कंपोनेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है ऐसे क्वेश्चन का, उससे कनेक्ट करके अपना आगे बढ़ो। ओके। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशन बिल्डिंग। तो आप नेशन बिल्डिंग के बारे में शुरुआत में ही बात कर दो, काम खत्म। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आप नेशन बिल्डिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट कर दो, और फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते जाओ और उसको एक एक लाइन में नेशन बिल्डिंग से कनेक्ट करते जाओ। सो वेरी सिंपल। ओके। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक तो पहली चीज, स्टूडेंट्स के अंदर ये भ्रम रहता है, इल्यूजन रहता है कि कोटेशन से ना एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाते हैं। सबसे पहला भ्रम तो मैं तोड़ देती हूँ, कोई इम्प्रेस नहीं होता है। ओके। अगर कोटेशन शॉर्ट है, रेलिवेंट है, वेल कनेक्टेड टू इंट्रोडक्शन है, तब एग्जामिनर इम्प्रेस होंगे, अदरवाइज तो डिप्रेस ही होंगे। फाइन। अब देखिए, इसने कोटेशन दिया है, कितना बड़ा कोटेशन है। What all of us have to do is to make sure we are using AI for benefits of humanity but not for detriment of humanity. ओके, ये कोटेशन है, बहुत बड़ा कोटेशन। पहली चीज, एग्जामिनर डिप्रेस हो गया। क्यों? क्योंकि उसको कंटेंट चाहिए, और ये कोटेशन इज नॉट अ कंटेंट, ये सिर्फ ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है। जो थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लो, फिर ज्वेलरी पहन लो तो अच्छा लग जाता है ना, थोड़ा एडअप हो जाता है ब्यूटी में। ये वही चीज है, मगर वेस्ट है। दूसरा प्रॉब्लम, कोई कनेक्शन नहीं है इंट्रो से, नो कनेक्शन। What all of us have to do is to make sure we are using AI for benefits of humanity. यहाँ बेनिफिट्स यानी हार्मफुल और हार्मलेस के बारे में बात की जा रही है, कि वो डेंजरस ना हो, राइट, और बेनिफिशियल रहे। फाइन। अब ये बोल रही है मतलब कि नेक्स्ट पैरा में, दैट इज इंट्रोडक्टरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है जो सिमुलेट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग टेक्निक है। कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, वेस्ट। एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा। फाइन। यहां पर देखिए, securing India's international borders is a challenging exercise for the Indian Armed Forces. The land is one, but borders are many. अच्छा है, कोटेशन अच्छा है, शॉर्ट है, मगर ये उसका कोटेशन नहीं है ना, किसी और का है जो उसको याद नहीं है किसने ये बोला है। तो आप इसको डबल कोट्स में दे दो, आप एकदम सेफ रहोगे। अच्छा, लैंड इज वन बट बॉर्डर्स आर मेनी, इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अरे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, बेचारा कोटेशन एकदम अनाथ सा है। ओके। अरे कोई सहारा दे दो भाई इसको। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो कोटेशन दे रहे हो ना, तो मैंने इसीलिए क्या, गुड, बट नो कनेक्शन। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बीच बीच में कोटेशन दे देते हैं। ओके, बीच बीच में। जैसे यहां पर देखो, टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। बीच बीच में तो मैंने लिखा ऑर्नामेंट है, इसको बीच में मत दो, है ना। ऑर्नामेंट शुरुआत में दे दो, काम खत्म करो। ओके, फिर से ऑर्नामेंट दिया, देखो, टेक्नोलॉजी इज बाय ह्यूमन फॉर ह्यूमन, इट कैन नॉट बी अबव ह्यूमन। ऑर्नामेंट, कंटेंट नहीं है ये। एक और ऑर्नामेंट देखो, एज वी नो मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सोल्यूशन। ऑर्नामेंट, ये सब वेस्ट है स्टूडेंट्स, ये सब फिलर्स का काम करते हैं। जैसे अ, आप लोग ने कभी कोई स्टेज शो अगर देखा होगा, तो एक परफॉर्मेंस हुआ, सपोज सिंगिंग का परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद डांस का परफॉर्मेंस होने वाला है। तो सिंगिंग और डांस के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गैप होता है ना, सब तैयारी वैयारी करते हैं, स्टेज को क्लीन करना जो भी है ना, फाइन। तो उस बीच में फिलर्स फिलर्स डाले जाते हैं, छोटे छोटे जोक्स डाल दिए जाते हैं, चुटकुले डाल दिए, मतलब कुछ ना कुछ फिलर्स डाले जाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का। तो ये फिलर्स का ही काम कर रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो एक चीज ध्यान रखना कोटेशन में, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि शुरुआत में कोटेशन दो। दूसरी चीज, शॉर्ट होना चाहिए,
रेलिवेंट होना चाहिए, वेल कनेक्टेड टू द इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ओके। तीस और एक और इम्पॉर्टेंट, बीच में कहीं पे कोटेशन मत दो, और लास्ट में भी कोटेशन मत दो। कंक्लूजन में भी लोग कोटेशन देते हैं, मगर कंक्लूजन में एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप अपना ओपिनियन दो, किसी और का ओपिनियन मत दो। ओके। और इंट्रोडक्शन की शुरुआत में हम कोटेशन इसलिए देना पसंद करते हैं क्योंकि हमें भूमिका बांधनी होती है ना। ऐसे की ब्यूटी कहाँ पर है, जब आप एकदम शुरुआत करते हो, एक भूमिका से शुरुआत करते हो, परत दर परत, लेयर बाय लेयर आप ऐसे क्वेश्चन को ओपन करते हो, तो उसकी ब्यूटी बढ़ती है। अंडरस्टूड। तो इसीलिए हम कोटेशन देते हैं, ताकि हम वो कोटेशन हमें मदद करे ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा धीरे धीरे मगर एक्सपोज करने में, ओपन अप करने में। अंडरस्टूड। इसीलिए मगर कोटेशन बीच में नहीं देना है, और लास्ट में भी नहीं देना है, और मेन बॉडी में भी कोटेशन नहीं देना है। और ऐसे में हम और डिटेल से बात करेंगे कोटेशन के बारे में। अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अंडरलाइन बच्चे करते हैं एकदम लेजरली करते हैं, कहीं जहां मन कर रहा है। वैसे तो कैंडिडेट को लगता है कि उसने जो लिखा सारा इंपॉर्टेंट है, तो चलो सारे को अंडरलाइन कर दो, ऐसा भी मैंने आंसर स्क्रिप्ट देखा है। ठीक है। कभी भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट को अंडरलाइन मत करना, क्योंकि इसको अंडरलाइन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। ओके। मेन बॉडी में आप जरूर अंडरलाइन कर सकते हो, मगर अंडरलाइन करने का क्या तरीका है? आप सिर्फ वही फ्रेज या सेंटेंस को अंडरलाइन करो जो आपके क्वेश्चन से पूरा का पूरा कनेक्टेड है और बहुत रेलिवेंट है, उसी को अंडरलाइन करना है। अब देखिए अंडरलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये भी समीर का ही है शायद। देखिए इसने अंडरलाइन किया है क्रूशियल रोल। क्यों? क्रूशियल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसने इंट्रोडक्शन भी अंडरलाइन किया, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इंट्रोडक्शन में अंडरलाइन नहीं करना है। और ये क्वेश्चन में क्रूशियल रोल कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसने ये सब अंडरलाइन किया है। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है चलो ये इंपॉर्टेंट है, एआई टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। एनीवेज, एक और देखो, सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल सेक्टर इज की टू इनहांसिंग नेशनल सिक्योरिटी। ये कहाँ कहीं कहीं कुछ भी अंडरलाइन कर देता है। और है ना समीर, ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज हार्ड वर्किंग, मगर ही डजंट फॉलो इंस्ट्रक्शन। इसको मैंने कितनी बार बोला है, देखो बच्चे आपका ये जो ना अपर जोन है ना, इसको ऊपर खींचो बच्चे, ऊपर खींचो। मगर नहीं खींचता है तो ठीक है, मत खींचो। अभी मुझे मिल नहीं रहा, देखो कितना सारा अंडरलाइन किया है। देखिए इस तरह से अंडरलाइन नहीं करना है। एक पैराग्राफ में आप एक ही चीज अंडरलाइन करो, वो पैराग्राफ आपका ऐसे क्वेश्चन से पूरा कनेक्टेड होना चाहिए। इतना ज्यादा अंडरलाइनिंग की जरूरत नहीं है जितना इसने किया है। अंडरस्टूड। ये चीज ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड लिमिट, सबसे पहली चीज है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड लिमिट क्यों दिया जाता है आप लोगों को। क्योंकि जब ग्रेडिंग प्रोसेस चलता है तो उसमें डिफरेंट लेंथ के आंसर को सेम स्केल में नहीं एसेस कर सकते ना, तो सबको वर्ड लिमिट प्रोवाइड किया जाता है इसी की वजह से। और दूसरी चीज, वर्ड लिमिट प्रोवाइड करके एग्जामिनर क्या एक्सेस करता है? आपका पर्सनालिटी ट्रेट, आप कितने ओबीडियंट हो, कितने डिलीजेंट हो यानी हार्ड वर्किंग हो, कितने अटेंटिव हो, क्या आप इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो कर रहे हो। बहुत सारी चीजें पता चलती है। फिर दूसरी चीज एग्जामिनर को पता चलती है, आप कितने अच्छे से अपने आंसर्स को प्रिसाइजली और केयरफुली लिख पाते हो। अगर आपका आंसर शॉर्ट हुआ या आपका आंसर वर्ड लिमिट को एक्सीड किया, तो हिडन पेनाल्टी होगा ही, क्योंकि साफ साफ यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर बुक में लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, हिडन पेनाल्टी लिखा हुआ है, तो होगा ही। इसीलिए अब इसका मतलब ये नहीं है 300 वर्ड्स या 300 एग्जैक्ट वर्ड्स लिखोगे, आप 290 310 आप लिख सकते हो। अच्छा। और अगर आप सोचिए, अगर आप वर्ड लिमिट से एक्सीड कर जाते हो तो आप एग्जामिनर के बर्डन को बढ़ा रहे हो।
by making him read more than what is demanded from the question। मतलब आप उसका बर्डन बढ़ा रहे हो। उसको 300 वर्ड्स पढ़ना है, आप उसको 400 वर्ड्स पढ़ा रहे हो। क्यों पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, आप अपना पेपर भी फिनिश नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप एक क्वेश्चन को अगर ज्यादा टाइम देते हो तो ऑब्वियसली दूसरे क्वेश्चन में आपको कम टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए अपने टाइम को सही तरीके से ट्रैक करो, बजट करो, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ज्यादा लिखने में, तो प्रॉब्लम ये सब हो सकती है। एक तो रेपिटेशन। ओके। रेपिटेशन हो सकती है, तो रेपिटेशन से बचना है आपको। तो ऐसे है, मैंने आज ही एक क्वेश्चन, देखिए कैसे रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशन बिल्डिंग। आज इसको मैंने करेक्ट किया है। नाउ इट इज इट इज its usage is very vast and almost every sector is taking assistance of artificial intelligence। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर लिख दिया ना इसमें। अब देखना, आगे देखो। देखो, ऑल सेक्टर्स, फर्स्ट पैरा, सेकंड पे, फर्स्ट पेज सेकंड पैरा। बिकॉज यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्प्रेड्स फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर टू फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्री। मतलब पहले लिख दिया एवरी सेक्टर, और एवरी सेक्टर का नाम अब यहाँ पर दे रहे हैं। पहले दे देते। अंडरस्टूड। और इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तो रेपिटेशन होता है स्टूडेंट्स, इससे आप बचो। अननेसेसरी कोटेशन से बचो, मैंने आपको पहले भी कहा था। बहुत सारे डेटा या एग्जाम्पल मत दो एक ही आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप बोल रहे हो, जैसे मैं इसी का मैं आपको बताती हूँ। इसने जॉब का, इसने बताया कि इन दिस रिपोर्ट इट इज सेड दैट यूसेज ऑफ एआई विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ इतना मिलियन जॉब। ठीक है। बट इन एडिशन इट विल क्रिएट इतना न्यू जॉब फॉर ह्यूमन। इट मीन्स दैट इतना मिलियन न्यू विल बी क्रिएटेड बाई। इसको हटा दो ना। क्या मतलब रख रहा है? इसको हटाओ। इतना मिलियन जॉब लूज होगा, इतना मिलियन जॉब क्रिएट होगा, बस। अब आगे इसको बहुत एक्सप्लेन मत करो। अब कोई कोई और स्टूडेंट क्या कहते हैं, जैसे एआई जो है इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब, ठीक है। उसके बाद ये वाला डेटा दे दिए, उसके बाद कहीं और रिपोर्ट से कुछ पता चला होगा, वो भी डेटा दे रहे हैं। तो एक ही चीज को सपोर्ट करने के लिए आप एक ही एविडेंस दो, एक ही डेटा दो, और मत दो। ओके। तो इससे भी आप लोगों का मतलब एक्सेस वर्ड्स आप यूज नहीं करोगे। लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम मत करो। लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम करोगे तो ज्यादा यूज होते हैं। मेरे पास लॉन्ग सेंटेंस का एग्जांपल नहीं है, वरना स्टूडेंट्स तो महारत हासिल है लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम करने में। आप लोग भी करोगे ही, तो नहीं करो तो अच्छा है, करोगे तो मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगी। एक्टिव वॉइस यूज करना, पैसिव वॉइस यूज मत करना। तो ये ग्रामर का पार्ट है। पैसिव वॉइस ज्यादा वर्ड्स लेता है। अगर मैं लिखती हूँ ही टॉट मी, ही टॉट मी, ही टॉट मी, 3 वर्ड्स। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में लिखना है। आई वॉज टॉट बाय हिम, आई वॉज टॉट बाय हिम, 5 वर्ड्स ले लिया। जो मैं 3 वर्ड्स में कन्वे कर रही हूँ पैसिव वॉइस, उसको 5 वर्ड्स में लिया है। इसीलिए एक्टिव वॉइस यूज करोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट, तो रेलिवेंट कंटेंट के बारे में बात हमने कर लिया। और इस रेलिवेंट कंटेंट में आप लोगों को अपना अप्रोच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक, अनबायस्ड, रैशनल, ऑप्टिमिस्टिक रखना पड़ेगा। चाहे क्वेश्चन कितना भी पेसिमिस्ट हो, कितना भी निराशावादी क्वेश्चन हो, आप ऑप्टिमिस्टिक ही कंक्लूजन दोगे, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा। और कभी भी अपने कंटेंट में ये पॉलिटिकल लीडर, पार्टी, ये सब का नाम, आई यू, कोट्स, अननेसेसरी कोट्स मत देना। अब क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आपका कंटेंट आप अच्छा दे रहे हो, मगर वो रीडेबल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो राइटिंग लेजिबल तो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी एकदम सिंपल होना चाहिए। अब जैसे मैं आज मुझे मंथन ने दिया था आंसर स्क्रिप्ट, उसने एक आंसर लिखा था। उसके ग्रामर की प्रॉब्लम है हल्की फुल्की सी। आप एक बार उस एस्से को पढ़ना, बस एक बार पढ़ लेना, एक पेज ही पढ़ लेना। बहुत सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे ही सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाओगे ना स्टूडेंट्स, और रेलिवेंट कंटेंट रहेगा, और ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी आईयू की, आपको मार्क्स देगा एग्जामिनर। ये लॉन्ग एंड फैंसीफुल सेंटेंसेस बनाओगे तो एग्जामिनर डिप्रेस हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा ये तो मेरे को इम्प्रेस कर रहा है, इसका मकसद लिखना नहीं है, इसको इसका मकसद इम्प्रेस करना है।
तो ये सब जो फैंसीफुल वर्ड्स है, लॉफ्टी वर्ड्स है, फैट फैट वर्ड्स है, ये सब मत यूज किया करो। सिंपल वर्ड और सिंपल सेंटेंसेस यूज करोगे तो वो बहुत पावरफुल अट्रैक्टिव होते हैं। याद रखना स्टूडेंट, सादगी में शक्ति होती है। ओके, सिंप्लिसिटी हैज गॉट पावर, और बहुत अट्रैक्शन होता है सिंप्लिसिटी में। जितने इंसान मेच्योर होते हैं ना, उसको सिंपल चीज ही अट्रैक्ट करेगी, और जो इंसान इमेच्योर है ना, उसको कॉम्प्लिकेटेड चीज अट्रैक्ट करेगी, और या जिसमें बहुत कुछ लदा हुआ हो, बहुत एक्सेसरीज हो, बहुत मतलब होता है ना, ऑर्नामेंट्स जगह जगह, चाहे लिखने में, पहनने में, वही चीज अट्रैक्ट करेगी। अंडरस्टूड? तो सिंपल रखो अपने आंसर्स को, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी, मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। ट्रस्ट मी, मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग इन एनीथिंग। आपका जो कंटेंट होगा वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड विथ न्यूमरस पीस ऑफ कंटेंट, फैक्ट, डेटा, एविडेंस। जैसे अभी क्वेश्चन था, जो मैंने अभी बात की थी, 2020 वाला क्वेश्चन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज द कॉज ऑफ, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओवर क्राउडेड कंटेंट नहीं देना। तो इसका आपको मिल जाएगा, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक आपके पास आएगी, तो आपको अ, इसका कंटेंट देखना आप लोग। शुरुआत में क्राइम का रेट दे दिया, इंट्रोडक्शन में खत्म। सेकंड पैरा में द्रौपदी का एग्जाम्पल दे दिया, बस उस पैराग्राफ में सिर्फ द्रौपदी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट पैराग्राफ में डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बता दिया, खत्म। उसका उसका एक डेटा दे दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में वर्क प्लेस में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमेन का, वो बता दिया, है ना। और उसके बाद कंक्लूड कर दिया, बात खत्म। अच्छा, एक सोल्यूशन दे दिया और फिर कंक्लूड कर दिया। तो कंटेंट कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, और ओवरलोडेड नहीं है विथ लॉट्स ऑफ डेटा और स्टैट्स, कुछ नहीं। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको कंटेंट बनाना है, मगर कैसे बनाओगे? जब क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, उसका 3 और 4 पीसेज ऑफ रेलिवेंट कंटेंट लो। फाइन। सपोज वन पीस ऑफ कंटेंट लिया जो क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है, डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, उसके लिए सिर्फ एक पैराग्राफ डिवोट करो और उसके बारे में सब कुछ लिख दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट लो, उसके बारे में क्वेश्चन से कनेक्ट करके उसके बारे में सब कुछ ले लो, वैसे ही थर्ड पैराग्राफ और वैसे कंक्लूजन। ओके, कभी मिक्स मत करो, मतलब ताकि डिसऑर्डरली और मेसी हो। मैं आपको इसी का एग्जांपल देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर इसने लिखा 92 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा, सॉरी न्यू जॉब, 92 मिलियन जॉब लॉस होंगे, ये सब लिखा। अब देखो, मैं जॉब लिखा मैंने, हाँ ये जॉब है, एरो दिया, एरो दिया, फिर से एरो दिया, और ये एरो इधर जा रहा है। अब आप सोचो क्या प्रॉब्लम हुई है, पता है? यहाँ पर ये बता रही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर इसने बताया लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, कैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी? कुछ तो एक्सप्लेन करो, कुछ एथिक्स के बारे में बताओ, कुछ बताओ, नहीं बताया। सीधे जंप कर गया रिड्यूस जॉब। ठीक है, तो फिर कोई डेटा दे दो, नहीं दिया, चलो कोई नहीं। फिर अदर कंसर्न इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो ठीक है, इसके बारे में इसने प्राइवेसी के बारे में बताया, वुड नॉट बी रमेश शो दिस कैन बी रिजल्टेड इन साइबर अटैक इशू। अच्छा, साइबर अटैक इशू है और नेशन बिल्डिंग आपका क्वेश्चन है, तो एविडेंस दो ना। एम्स में जो साइबर अटैक हुआ था, हैकिंग हुआ था, एविडेंस दो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, अब देखो, अकाउंटेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, जंप कर गया रिड्यूस जॉब। इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, जंप कर गई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। ठीक है, उसके बाद पैरा चेंज करके अब जॉब का रिपोर्ट बता रही है, कितना जॉब, ये सब है, इसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज। यानी इसका कंटेंट स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में और एविडेंस है इसका, किस तरह से कंटेंट बिखरा हुआ है। यहाँ सेक्टर के बारे में बता रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, और सेक्टर का नाम कहाँ दे रहे हैं? यहाँ पर दे रहे हैं, उधर नहीं दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं। बिखरा हुआ है कंटेंट। तो देखिए, मोती है, पर्ल है, बिखरी हुई है, फिर उसको माला में पिरो, फिर वो एक माला बन जाएगी। वैसी, और एक मोती दूसरे मोती से कनेक्टेड है, राइट? तो जब आप ऐसे लिखते हो तो एक एक पैराग्राफ जो है ना, इट इज लाइक अ पर्ल, एंड यू हैव टू कनेक्ट टू कंसेक्यूटिव पैरास विथ ईच अदर।
तब तो कोहेरेंट होगा। दूसरा, एक पैराग्राफ में जो आप इश्यू के बारे में बता रहे हो उसको पूरा का पूरा जिक्र करो, पूरा कंप्लीट करो, देन कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। तो क्या होगा, कनेक्शन सीमलेस होगा। यहाँ पे जॉब के बारे में बता रहे हैं, फिर उसका रिपोर्ट आप बाद में दे रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम है। यानी आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है थॉट्स जो है आपका सिक्वेंशियल वे में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो जॉब के बारे में लिख देते हैं, अरे मेरे को साइबर अटैक के बारे में याद है, चलो वो लिख देते हैं, अरे मुझे जॉब का रिपोर्ट याद आया, चलो अब लिख देते हैं। नहीं। तो ऑर्गेनाइज वे ऑफ थिंकिंग जो होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई। तो इंटरकनेक्शन होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा ऐसे एक जॉइंटेड फॉर्म में लगे, कोहेरेंट फॉर्म में लगे, डिसजॉइंटेड स्कैटर्ड ना लगे। ओके। ब्रोकन पीसेस ऑफ आइडियाज। राइट। फॉर्मेट, तो फॉर्मेट फॉलो करना, तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज लाइज एट द बॉटम ऑफ द इवैल्यूएशन पैरामीटर्स लिस्ट। मैम मेरी इंग्लिश सही नहीं है, मैम मेरी हिंदी सही नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी ऐसी है जिससे समझ में आ रहा है कि एग्जाम कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, तब आपको एग्जामिनर कंटेंट पे मार्क्स देगा, यदि कंटेंट रेलिवेंट है। जैसे मंथन ने दिया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मगर वो जो बोलना चाह रहा है वो हमें समझ में आ रहा है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ, आप ये मत करना कि लैंग्वेज को पूरा का पूरा निग्लेक्ट करोगे। नहीं, वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एक्सप्रेशन में। ठीक है। मगर पूरा मुझे एकदम सटीक ग्रामर होना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। फॉरेन लैंग्वेज है, ये सबको पता है, इंग्लिश। ठीक है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और एक और चीज, फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल स्टॉप नहीं दोगे तो ट्रेन चलती रहेगी चलती रहेगी, और इतना लंबा सेंटेंस एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको सांस लेने की फुर्सत कब मिलेगी। अब तो उसको सांस लेने भी नहीं दे रहे हो। फुल स्टॉप जब देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो पॉज होता है, लॉन्ग पॉज होता है फुल स्टॉप। बंदा सांस लेता है, बंदा रिलैक्स करता है। आप मत दो फुल स्टॉप, चलता रहेगा। एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा, भाई भाई फुल स्टॉप ही नहीं है, मेरे को इतना वक्त नहीं है, मुझे सांस भी लेना है। अंडरस्टूड। तो उसको जहां तहां मन वो वहीं पे रुक जाएगा, और उसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसको, क्योंकि उसको पता ही नहीं आप कौन हो। उसके लिए तो आप एक आंसर स्क्रिप्ट हो। अंडरस्टूड। कैपिटल लेटर की मिस्टेक मत करना। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक भी मत करना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो इसमें लिखा है, द चांसेस ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इंक्रीजेस इफ राइट इन सच अ वे दैट योर राइटिंग इज लेजिबल, easy to understand. Illegible writing can put the examiner to a bad mood, and you can end up losing marks for what you have written. Hence, it is better to write neatly, carefully, in an organized way, and give a relevant content. ओके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, आप लोग सोचे हम लोग ये कैसे करेंगे, तो आराम से होगा। लगातार मुझे आंसर स्क्रिप्ट दो। आंसर स्क्रिप्ट नहीं दोगे तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आंसर स्क्रिप्ट आपको देना है, जैसे जैसे आपको टास्क मिल रहा है आप दो। बहुत पेनफुल है लिखना, मैं ये जानती हूँ। मैं बताऊं, इक्वली पेनफुल इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भी बहुत पेनफुल होता है। जब खराब राइटिंग होती है तो और भी पेनफुल होता है। ओके। तो दोनों तरफ से पेन है, तो क्यों ना उस पेन को हम एंड्योर करें और आगे बढ़े। और इसी में आपकी भी भलाई है और मेरी भी। अदरवाइज तो मैं आपको सच कहूं, आप लोगों के सामने मैं मेरे को एंड में कोई रिग्रेट नहीं होता है। मुझे रिग्रेट कब होता है, मुझे शुरुआत में होता है। इन द सेंस, मेरे मुझे जो सपोज कोई भी स्टूडेंट है जो मुझे आंसर स्क्रिप्ट लगातार दे रहा है, ठीक है, मगर मेरा जो फीडबैक होता है वो थोड़ा सा कभी कभी बहुत रेजर शार्प फीडबैक होता है, मतलब बहुत रूड भी हो जाती हूँ कभी कभी। तो कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, वो उस फीडबैक को ले नहीं पाते हैं, और फिर दे स्टॉप गिविंग मी आंसर स्क्रिप्ट। फिर मैं उनको मैसेज करती हूँ, प्राइवेट मैसेज करती हूँ, आप दो मुझे आंसर स्क्रिप्ट। मैं उसको समझाती हूँ कि देखो देखो ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं बताऊंगी तो आप कैसे इंप्रूव करोगे। कोई कोई स्टूडेंट समझ जाते हैं, मुझे आंसर स्क्रिप्ट देना रिज्यूम कर देते हैं, मगर कोई कोई स्टूडेंट नहीं समझते हो, आंसर स्क्रिप्ट नहीं देते हैं।
मुझे रिग्रेट होता है, मगर फिर मैं भूल भी जाती हूँ, ठीक है। मगर उनको एंड तक रिग्रेट रहेगा, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। और आजकल का जो सिनेरियो है ना, वो क्या है पता है? आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, वो लुक गुड फील गुड वाला ट्रेंड है। लुक गुड फील गुड, है ना? जिम में लड़के जाते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, तो बाइसेप तो ट्राइसेप तो पता नहीं कौन कौन सा सेप्स, स्ट्रांग बना रहे हैं बॉडी को, मगर अंदर से वीक है, इमोशनली वीक, दे कांट टेक क्रिटिसिज्म, कांट टेक क्रिटिसिज्म। एक स्टूडेंट ऐसा था, आपको पता है, मैंने उसको 16-17 मार्क्स दिए थे। मैं क्या करूं, मैं कहाँ से, मैं मतलब मैं पढ़ूं, मैं कहाँ से मार्क्स निकालूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ पे मैं मार्क्स दूं ताकि उसके 20 हो जाए, 25 हो जाए। मगर मुझे कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा था, तो मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने उसको सेंड किया उसके ईमेल आईडी में, मुझे लगा, और मैंने लिखा कि यू कॉल मी, आई टॉक टू यू ऑन फोन, ठीक है, आई टेल यू हाउ टू इम्प्रूव अपॉन, फाइन। बट ही डिडंट कॉल मी अप आफ्टर 4 और 5 डेज। मैंने सोचा उसका तो नंबर था, तो मैंने उसको व्हाट्सएप में सेव किया एंड गॉट टू नो दैट ही ब्लॉक्ड मी। उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। इमेजिन, ही वॉज सो मच ऑफेंडेड। फिर मैंने उसको एसएमएस किया। मैंने कहा कि आई कुड नॉट, मतलब मुझे लग रहा था मैं कॉल ना करूं, मैंने उसको एसएमएस किया, मैंने कहा मुझे कॉल करो। फिर उसने मुझसे बात की। उसने कहा कि मैम, मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में चेक करवाया था, मुझे तो अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, मैंने तो 5-6 मॉक टेस्ट चेक करवाया, सब में मुझे 70-80 मिल रहे हैं। और अचानक से मैंने सोचा, चलो मैंने आपका नाम सुना, चलो मैंने इसमें भी, मैंने आपको भी दे दिया, चलो आपको भी दे देता हूँ। आपने अचानक से मुझे 16-17 दे दिए। अब किसी इंस्टीट्यूट ने आपको 70-80 दिए हैं तो दिए होंगे, ठीक है, मगर मैंने उसको पूरा समझाया, देखो कहाँ पे मैं, स्कोप कहाँ है देने का, मुझे बताओ। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, बहुत इमोशनली बहुत वीक होते हैं स्टूडेंट। तो बॉडी को स्ट्रांग, स्ट्रांग नहीं, बॉडी को हेल्दी बनाओ और इमोशनली स्टेबल और हेल्दी रहो, ताकि कैसा भी मैं फीडबैक आपको दूं, अरे इफ यू फील हर्ट ऑफेंडेड, यू टॉक टू मी ऑन फोन। मगर ऐसा काम मत करना कि स्टॉप गिविंग मी आंसर स्क्रिप्ट, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। और मेरा फीडबैक रहेगा, और मैं इरिटेट होती हूँ, ठीक है, तो वो तो मैं हूंगी ही, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे को एक बार में कभी कभी मुझे 10-12, ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट चेक करने होते हैं। और मार्च का समय ऐसा रहेगा जब मेरे टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी, तो मेरे पास बहुत आंसर स्क्रिप्ट्स आएंगे, तो आप समझ रहे हो, मेरे पास इतना सारा वर्कलोड रहेगा, तो मैं इरिटेट होंगी, नेचुरल है। मगर मगर आपको फायदा करेगा, ठीक है। अब चलिए, ये वाला जो है, मैं कुछ आपको ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। कुछ चीजें, जैसे ये, द कॉमन मैन ऑफ द कंट्री इज सफरिंग द मोस्ट ड्यू टू करप्ट इंडियन पॉलिटिक्स। ऑन द अदर हैंड, द मिनिस्टर्स आर मिसयूजिंग देयर पावर एंड पोजीशन टू फर्दर देयर इंटरेस्ट। इसने अपना ओपिनियन दिया, फाइन, मगर इसने एविडेंस नहीं दिया। तो जब आप अपना जबरदस्त आप सरकार को ब्लेम कर रहे हो, अच्छा खासा ब्लेम कर रहे हो ना, ठीक है, मिनिस्टर्स को ब्लेम कर रहे हो, तो आप बिना एविडेंस के नहीं ब्लेम कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। फिर इसने लिखा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मनी टू डेवलप द कंट्री, करप्ट पॉलिटिशियंस आर फिलिंग देयर बैंक अकाउंट विथ इट। कितना बड़ा एक्यूजेशन है, मगर एविडेंस ही नहीं है। फिर इसने लिखा, आवर लीडर्स मेक न्यूमरस प्रोमिसेस टू द जनरल पब्लिक बिफोर कमिंग टू द पावर, बट फॉरगेट अबाउट द सेम एज ए गेन पावर। एविडेंस कहाँ है? कोई तो एविडेंस दो ना। तो सिंपली ब्लेमिंग, एक्यूजिंग चलेगा नहीं, तो मैंने लिखा है स्वीपिंग जनरलाइजेशन विदाउट एविडेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये एक है, ये काम नहीं करोगे आप। फिर उसके बाद ये वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसलिए एविडेंस का, ओके। नेक्स्ट, ये बात बात पे अंडरलाइन कर देता है समी, इसको लगता है कि जो लिखा है उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे नहीं करना। अंडरलाइन कहाँ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये कोटेशन का है, तो कोटेशन का मैंने आप लोग को बता दिया है। ये इररिलेवेंट कंटेंट है,
जैसे इसने देखो क्या लिखा है, बट इन रीसेंट, ये भी समीर का ही है, बट इन रीसेंट टाइम चाइना इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स वाटर हेजेमनी इन इंडियन ओशन रीजन फॉर वेरियस रीजंस, लाइक टू इंक्रीज इट्स टेरिटोरियल लिमिट। तो फिर मैंने लिखा ये वेरियस रीजन को अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है, आप टेरिटोरियल लिमिट को अंडरलाइन करो, यहाँ पे चाइना को अंडरलाइन कर दो, और यहाँ पे इंक्रीज इट्स टेरिटोरियल लिमिट्स को अंडरलाइन कर दो, बस और कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। इसने वेरियस रीजंस को भी अंडरलाइन किया है, जिसमें वेरियस का जिक्र नहीं, सिर्फ एक ही रीजन बताया और फिर भी वेरियस रीजन को अंडरलाइन किया। तो अंडरलाइन क्या करना है ये सब भी पता होना चाहिए ना। फिर इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जगह जगह है ना कोटेशंस। फिर इसके बारे में मैंने शायद बताया हुआ है, नो एविडेंस। अच्छा, अब जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों का कंटेंट पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जॉइंटेड होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, तो स्कैटर्ड कब होता है? एक तो मैंने आप लोगों को दिखाया था एक आंसर स्क्रिप्ट जिसमें जॉब रिड्यूस जॉब ये था, फिर जॉब का रिपोर्ट नेक्स्ट पेज में था, ये है। सेक्टर बोल दिया, फिर सेक्टर का नाम अगले पेज में दिया। ओके, ये एक। दूसरा रीजन है स्कैटर्ड होने का, कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे इन द एआई समिट, एआई इज अ टू एजेड sword. In the AI summit at Paris, P addressed the AI action and emphasized the need of cooperation and governance while highlighting AI's potential and risk. फुल स्टॉप देना जरूरी है, इसने नहीं दिया। ओके, ठीक है। उसके बाद हाईलाइटिंग एआई पोटेंशियल एंड रिस्क, तो अब एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आप स्टूडेंट पोटेंशियल और रिस्क के बारे में बताएगा। ऑब्वियसली ये पैराग्राफ पोटेंशियल और रिस्क से खत्म हुआ है, तो एग्जामिनर अब एक्सपेक्ट करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में अब वो पोटेंशियल और फिर रिस्क के बारे में बताएगा, यही सोचेगा। मगर इसने ये क्या बता रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स। तो फिर मैंने कहा कि इंट्रो में लिखो, पहली चीज। दूसरी चीज, एक पैराग्राफ में कम से कम दो सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो ये स्कैटर्ड है, आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, इससे एंड कर रहे हो और फिर कुछ लिख और ही रहे हो। फिर उसके बाद इनेबल्स इतना एआई इज डिफरेंट एप्लीकेशन, और जबरदस्ती का पैरा चेंज करना है। एआई, इसको अगर आप इसके बारे में लिख रहे हो तो इसको मर्ज करो, इसको भी मर्ज करो। फाइन, एनीवेज, ठीक है। हम्म, इसने जो ऐसे लिखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, हालांकि ये रिपोर्ट था, इसने इसको ऐसे बना के लिखा है। तो इसका जो ऐसे है वो बहुत इनफॉर्मल वे में लिखा है, जैसे आप देखिए, never write in such a way. Government has been taking various steps to tackle the left-wing extremism in India, but before knowing the reason, यहाँ पे knowing होना चाहिए, before knowing the reason, we have to talk what is the major cause of left-wing. Before knowing the reason, पहले बोल रहा है कि हमें रीजन जानना चाहिए, मगर रीजन जानने के पहले हमें इसके कॉज के बारे में जान, वी हैव टू टॉक, यानी वी कौन हो गया, मैं और एग्जामिनर, यानी मैं भी बात करूंगा और एग्जामिनर भी बात करेगा। फिर उसके बाद लेट्स डिस्कस दीज कॉजेज वन बाय वन। मैंने आपको पहले ही बताया इस तरह से नहीं लिखना है। ओके, चलिए ये वाला भी मैंने बता दिया, आइडेंटिटी का भी मैंने बता दिया आप लोगों को, और डिसऑर्गेनाइज का भी बता दिया। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, एनी क्वेश्चन। मैम वो वर्ड वर्ड लिमिट वाले पे पूछना था कि अगर उसमें था ना मैम कि एक्सीड हो रहा है तो समझ में आता है कि हाँ मार्क्स कटेगा क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कम लिखे हैं तो उस पर भी पेनल्टी होगा क्या? कम कितना कम लिखोगे? मतलब मान लीजिए कि जैसे लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे का कुछ कंटेंट याद नहीं आ रहा होता है तो एक ऐसे छूट गया है और लास्ट का 5 मिनट में बस टाइम बच गया है, तो हम्म, मैंने फिर भी शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, क्या पता 1-2 मार्क्स मिल जाए। देखिए, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा कि आपका ऐसे छूटा है या आपने कम लिखा है, मानते हो या नहीं? यस मैम। है ना? तो देखिए, ऐसे अगर छूटा है तो वो तो दिखेगा कि हाँ ये हाफ रिटन ऐसे है, पता चल जाएगा कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। मैं आपको बोल रही ना, आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है ना,
आपका पूरा रिफ्लेक्शन है, आपकी पूरी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। तो आपकी पूरी पर्सनालिटी ट्रेड्स आंसर स्क्रिप्ट से ही पता चल जाएगी। तो जब आपका ऐसे हाफ रिटर्न एग्जाम को पता चल जाएगा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सपोज आपने ऐसे पूरा लिखा है और 270 280 वर्ड्स में लिखा है, तो फिर प्रॉब्लम है ना, उसमें मार्क्स कटेंगे ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए, अगर कम में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पूरे अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट को, सॉरी, क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं किया है। इसका साफ मतलब यही है। ठीक है। तो 290 सही है, 310 सही है, 315 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर प्लीज काउंट मत करना, वो आप लोग पहले से, मैंने आपको जो शीट दी है ना सीएपीएफ का, जो यूपीएससी वाला शीट है, उसको एक बार एक पेज आप प्रिंट आउट निकाल के एक बार देखना, उसमें आपका कितना कितने लाइंस में या कितने पेज में आपका 300 वर्ड्स खत्म होता है। ओके। हम्म। और कोई क्वेश्चन? ओके। अब देखिए, मैं